अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 101, दैट इज हाईएस्ट बॉडी कंट्रोलिंग एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन इन इंडिया इज, मतलब भारतवर्ष की कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा को नियंत्रित करने वाली सर्वोच्च संस्थान है। तो ये आंसर तो बहुत आसान है, ये आप सबको आना ही चाहिए, है ना। तो जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, दैट इज़ ICAR, है ना। ICAR का फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे। 102 क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम, ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ सोइंग मोस्ट ऑफ द फील्ड क्रॉप आर, मतलब अधिकांश फसलों की बुआई के लिए अनुकूलतम गहराई है। ऑप्शन है 3 से 5, 2 से 3, 5 से 7 और 1 से 2। ये सभी सेंटीमीटर में है ना। तो इसका सही आंसर जो है वो है 3 to 5 सेंटीमीटर। 3 to 5 सेंटीमीटर की जो डेप्थ होती है वो ऑप्टिमम होती है फॉर मोस्ट ऑफ द फील्ड क्रॉप, ठीक है। मोस्ट का मतलब मैक्सिमम। इसके अलावा भी कई सारी क्रॉप्स होती हैं जिनकी डेप्थ अलग अलग होती है, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमारी जितनी भी क्रॉप्स थी वो डॉर्फ वेराइटीज़ थी, चाहे वो राइस की हो या फिर वीट की। डॉर्फ वेराइटीज़ में क्या होता है कि अगर उन्हें 3 से 5 सेंटीमीटर से नीचे सो कर दिया जाए तो वो ग्रो नहीं करती, उनकी सीडलिंग बाहर नहीं निकल पाती और वो सीड अंदर ही ख़त्म हो जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट ऑफ 1000 सीड इज़ नोन एज, 1000 बीज भार को कहते हैं। तो दो चीज़ों में हमेशा कन्फ्यूज़न होता है, मतलब सीड इंडेक्स और टेस्ट वेट में हमेशा ही कन्फ्यूज़न होता है हम लोगों को। तो इसका आंसर है टेस्ट वेट जो होता है वो होता है 1000 सीड्स के जो वेट होते हैं उसे टेस्ट वेट कहते हैं, ठीक है। और सीड इंडेक्स क्या होता है, 100 सीड के वेट को हम सीड इंडेक्स कहते हैं, है ना। लेकिन मतलब सीड इंडेक्स और टेस्ट वेट 1000। तो रीज़न क्या है कि भैया इन्हें अलग अलग देखा जाता है। तो सीड इंडेक्स जब हम करते हैं तो वो हम बड़ी जिन फसलों के दाने, मतलब जिन फसलों के बीज बड़े होते हैं, मेजर ग्रेन्स जो होते हैं, उनके लिए हम सीड इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, है ना। उनके लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, उनके लिए हम सीड इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। और जिनके दाने छोटे होते हैं जैसे कि राइस, उनके लिए हम सीड वेट कैलकुलेट करते हैं। सीड वेट की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, ये हो गई सही स्पेलिंग, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी प्रजाति किस चीज़ की है। तो ज्वालामुखी प्रजाति शब्द से ही क्लियर हो रहा है, बट फिर भी आप लोग एक बार कोशिश करके देखिए। ऑप्शन है हम आपके पास मिर्च, मूली, प्याज और तरबूज। ज्वालामुखी देख के आप लोगों को समझ में आ गया कि किस चीज़ का है। तो ज्वालामुखी इज वैरायटी ऑफ चिली, ठीक है। इसको रिलीज़ किया था किसने, केरला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने इसे रिलीज़ किया था। इसमें स्पेशलिटी क्या होती है कि इसकी पंजेंसी काफ़ी कम होती है, ठीक है। ग्रीन कलर की होती है और इसकी पंजेंसी बहुत कम होती है। वैरायटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमेशा ऐसी ही वैरायटीज़ से रिलेटेड होते हैं जिनके अंदर कोई ना कोई स्पेसिफिक चीज़ होती है, ठीक है। ऐसे ही नॉर्मल सी अगर वैरायटीज़ पूछने लगेंगे तो साल में 1000 वैरायटीज़ निकलती हैं, कोई स्टूडेंट कभी ज़िंदगी में नहीं याद कर सकता है। किसी स्पेसिफिक बीमारी के प्रति उसका रेजिस्टेंस हो या फिर कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो उसके अंदर, वही वैरायटीज़ हमारे क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूसा नन्हा इज़ वैरायटी ऑफ। पूसा नन्हा किस चीज़ की वैरायटी है। तो पूसा नन्हा हमारी पपाया की वैरायटी है, ओके। हालांकि इसे लिखने की ज़रूरत नहीं थी। पूसा नन्हा हमारी पपाया की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 106, पश्मीना वुल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम। पश्मीना ऊन प्राप्त होती है, तो किससे होती है पश्मीना ऊन। मैक्सिमम लोगों को लग रहा होगा किसी भेड़ से होती है या फिर याक से होती है। इसका सही आंसर है
ऑप्शन हैं भेड़, बकरी, खरगोश और याक। इसका सही आंसर है बकरी। गुड, ओके। हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन, विच क्रॉप इज कंसीडर्ड एज कैमल क्रॉप। इनमें से कौन सी फसल ऐसी है जिसे कैमल क्रॉप कहते हैं? तो इसका सही आंसर है सोरघम। सही आंसर है सोरघम। जितने भी मोटे अनाज के वो होते हैं वो सब के सब बहुत कम ही उनको वाटर की ज़रूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो वर्ल्ड मिल्क डे भैया किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेटेड ऑन 1 जून। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्मॉल फार्मर आर दोज हुज लैंड होल्डिंग आर। लघु किसान वे हैं जिनके पास खेत की ज़मीन है अबव 5 हेक्टेयर, 5 हेक्टेयर से अधिक, बिलो 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से कम, बिटवीन 1 to 2 हेक्टेयर, 1 से 2 हेक्टेयर, बिटवीन 2 to 4 हेक्टेयर, मतलब 2 से 4 हेक्टेयर। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बिटवीन 1 to 2 हेक्टेयर, है ना। 1 हेक्टेयर से कम होता है तो वो मार्जिनल होता है। ओके, नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट है 110 विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र। तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र की जब बात आती है तो आपको फर्टिलाइज़र के जो केमिकल फार्मूलाज हैं वो याद होने चाहिए, है ना। तो हमारा जो इसमें अमोनियम सल्फेट का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है NH4 इन ब्रैकेट 2SO4, ठीक है। इसके अलावा कैल्शियम नाइट्रेट का जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है CaNO3 है ना। जो हमारा यूरिया का फार्मूला होता है वो होता है NH2CONH2। और सुपर फॉस्फेट का फार्मूला क्या होता है? CaH6O8P2+2। तो इसमें चारों को जब हम चेक करेंगे तो इसमें भी N है, इसमें भी N है, इसमें तो N ही N है। सिर्फ हमारे पास ये एक फर्टिलाइज़र है जिसमें हमें नहीं मिल रहा है। तो इसका सही आंसर है सुपर फॉस्फेट। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 दैट इज 111 विच ऑफ फॉलोइंग ग्रीन मैन्योर क्रॉप कंटेन हाईएस्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से हरी खाद की किस फसल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन होता है? तो इन सबों में जिसमें सबसे ज़्यादा आपको नाइट्रोजन मिलता है वो है ढैंचा। और ढैंचा में आपको नाइट्रोजन की जो मात्रा मिलती है वो होती है 3.50%, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गंटर चेन की लंबाई क्या होती है? तो गंटर चेन की लंबाई कितनी होती है? गंटर चेन इक्वल टू 66 फीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल। मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन करने की शाखा है। इसमें ऑप्शंस जो हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग है। ऑप्शन 1 है मृदा विज्ञान, सॉइल साइंस। ऑप्शन 2 है सॉइल केमिस्ट्री, मृदा रसायन। ऑप्शन सी है पेडोलॉजी, इसे हिंदी में भी पेडोलॉजी कहते हैं, और पोमोलॉजी, इसे हिंदी में भी पोमोलॉजी कहते हैं, या फिर फल विज्ञान कहना चाहिए मेरे ख्याल से। यहाँ तो पोमोलॉजी लिखा हुआ है। ऑप्शन 1 मृदा विज्ञान, सॉइल की सिस्टमेटिक स्टडी को मृदा विज्ञान कहते हैं। रसायन मतलब सॉइल के केमिकल जो भी रिएक्शंस हैं इनसे रिलेटेड जो भी स्टडी होती है वो हमारी मृदा रसायन के अंडर आती है।
साथ ही साथ केमिकल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ होती हैं, मतलब कितना उसका न्यूट्रिशन कंटेंट है, ये सब कुछ भी मृदा रसायन का ही अंडर आता है। पेडोलॉजी मृदा विज्ञान का ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसके ऑप्शंस थोड़े कंफ्यूजिंग है, बट फिर भी हम उसे देख लेते हैं एक बार। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल इज, मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन करने की शाखा है। ए सॉइल साइंस मतलब मृदा विज्ञान, बी सॉइल केमिस्ट्री मृदा रसायन, सी पेडोलॉजी, इसे हिंदी में पेडोलॉजी कहते हैं, डी पोमोलॉजी, इसे हम हिंदी में भी पोमोलॉजी लिखा हुआ है यहाँ पे, हालांकि इसके अलावा भी शायद फल विज्ञान जैसा कुछ वर्ड होता है जो इसके लिए यूज़ किया जाता है। इसका जो पहला ऑप्शन है सॉइल साइंस के अंडर हम सॉइल की सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं। इसकी जितनी भी शाखाएं होती हैं वो सब सॉइल साइंस के ही अंडर आती हैं। सॉइल केमिस्ट्री में हम न्यूट्रिशन कंटेंट वगैरह से रिलेटेड या फिर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं सॉइल के, उसे हम सॉइल केमिस्ट्री के अंडर पढ़ते हैं। पेडोलॉजी सॉइल साइंस का ही एक पार्ट है। सॉइल साइंस के दो पार्ट हैं, है ना। सॉइल साइंस के दो पार्ट कौन कौन से हैं? डेफोलॉजी में हम क्रॉप के रिगार्डिंग सॉइल की स्टडी करते हैं, ओके। और सेकंड है हमारा पेडोलॉजी में हम सॉइल के ओरिजिन और क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट फिर भी मेरे ख्याल से मृदा विज्ञान अध्ययन है ऑब्वियसली सॉइल साइंस, बट अगर ये किसी भी अदर सर्कमस्टांसेस में इसके आंसर्स चेंज हो सकते हैं, है ना। मतलब पेडोलॉजी उसका एक सही आंसर हो सकता है, मृदा विज्ञान भी उसका सही आंसर हो सकता है, बट क्योंकि पेडोलॉजी सॉइल साइंस का ही एक पार्ट है इसलिए हम सॉइल साइंस को ही सही आंसर समझेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोटेशियम क्लोराइड कंटेन्स परसेंटेज ऑफ के। तो पोटेशियम क्लोराइड का जो न्यूट्रिशन का कंटेंट होता है, NPK का जो रेशियो होता है, N रेशियो P रेशियो K, दैट इज 0:60, ओके। तो इसमें ऑप्शन हैं आपके पास 18%, 46, 52, 60। इसका सही जवाब है 60। तो पोटेशियम क्लोराइड में पोटास की मात्रा होती है 60%, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 115, नीलम इज़ अ वैरायटी ऑफ, नीलम किसकी प्रजाति है ना। तो ऑप्शन है हमारे पास मैंगो, एप्पल, लीची और ग्रेप, मतलब आम, सेब, लीची और अंगूर। तो इसका सही आंसर है आम, है ना। ये बहुत कॉमन सा आंसर है इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। नीलम के हम कई क्रॉसेस के बारे में भी अभी आगे अपनी क्रॉप्स को जब शुरू करेंगे तब पढ़ेंगे, ओके। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाउ मच सीड पर हेक्टेयर इज़ नीडेड फॉर टोमेटो। टमाटर के लिए कितने बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होगी। तो इसका सही आंसर है हमारा, इसीलिए मैंने कहा था कि यहाँ से मत देखिएगा। आप यहाँ देखिए दो आंसर टिक किए हुए हैं, तो अगर आप यहाँ से देख लेंगे तो आप भी शायद ऐसा कुछ कारनामा करके आ सकते हैं अपने पेपर में कि वहाँ आप दो आंसर टिक कर दें या फिर दो आंसर्स के बीच में कंफ्यूज हो जाओ। तो टोमेटो का जो सीड रेट होता है वो होता है 500 to 600 ग्राम्स पर हेक्टेयर, ओके। नेक्स्ट है, एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड हायर प्लांट रूट इज कॉल्ड। कवकों तथा पौध मूल के साहचर्य को कहते हैं। इसका आंसर है माइकोराइजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 118, उत्तर प्रदेश लाइज अंडर विच एग्रोक्लाइमेटिक जोन। उत्तर प्रदेश किस कृषि जलवायु की क्षेत्र में आता है। ऑप्शन है अपर एंड मिडल गैंजेटिक प्लेन रीजन, गंगा का ऊपरी तथा मध्य मैदानी क्षेत्र, ट्रांस गैंजेटिक प्लेन रीजन, गंगा मैदानी क्षेत्र, लोअर गैंजेटिक प्लेन रीजन, गंगा का निचला मैदानी क्षेत्र, सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल रीजन, मध्य पठार और पहाड़ी क्षेत्र। तो इसका सही आंसर इसमें ऑलरेडी टिक किया हुआ है, गंगा का ऊपरी तथा मध्य मैदानी क्षेत्र। जो हमारा ऊपरी क्षेत्र होता है और मध्य मैदानी क्षेत्र होता है, इसमें मध्य में हमारे साथ बिहार भी आता है, ठीक। उत्तर प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट हमारे ऊपरी क्षेत्र में आते हैं, है ना, और नीचे जो
बिहार के साथ बॉर्डर के साथ जो हमारे बलिया वगैरह डिस्ट्रिक्ट हैं वो मध्य मैदानी क्षेत्र में आता है। जो लोअर होता है उसमें वेस्ट बंगाल आता है ना। उसके बाद तो फिर बे ऑफ बंगाल में आपकी गंगा चली जाती है। पौधों को प्राप्त होने वाली पानी का मुख्य स्रोत है। मेजर सोर्स ऑफ वाटर यूज्ड बाय प्लांट इज ऑप्शन ए कैपिलरी वाटर, ऑप्शन बी इंटरस्पेस वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर एंड ऑप्शन डी ग्रेविटेशनल वाटर। मतलब केशिका जल, अंतर्दर्शी जल, आर्द्रतादर्शी जल और गुरुत्वादर्शी जल। तो हमारा इसमें जो सही आंसर है वो हमारा केशिका जल है, दैट इज़ कैपिलरी वाटर, है ना। कैपिलरी वाटर हमारे पोर्स के बीच में जो वाटर होता है, मतलब जो सॉलिड होता है आपके सॉइल का, उसके बीच में जो जगह होती है, जैसे मान लीजिए अगर सॉलिड पोर्शन सॉइल का कुछ इस बॉक्स में है, आपने रखा है, ये कुछ इस तरीके से है, तो ये जो पोर्शन बच जा रहा है ना कैपिलरीज का, है ना, यहीं पे हमारा केशिका जल रहता है और रूट्स के लिए बहुत आसान होता है इस पानी को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। क्योंकि हमारा जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है वो हमारे सॉइल के पार्टिकल के साथ इतनी ज़्यादा पावर के साथ जुड़ा रहता है, मतलब इतनी ज़्यादा फोर्स के साथ जुड़ा रहता है कि उसे अलग करना मुश्किल होता है। और ग्रेविटेशनल वाटर जो हमारा होता है वो ग्रेविटी के कारण रूट जोन से आपके नीचे चला जाता है, ठीक है। मतलब आपके पौधे का जहाँ तक भी रूट गया है, मतलब ग्रेविटेशनल वाटर इससे नीचे लीच कर जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका रहता है कैपिलरी वाटर, साथ ही साथ हाइग्रोस्कोपिक वाटर। लेकिन हाइग्रोस्कोपिक वाटर तो इतनी ज़्यादा फोर्स के साथ जुड़ा रहता है आपके सॉइल के साथ कि आपकी जो रूट्स होती हैं वो उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकती हैं। लेकिन जो आपका कैपिलरी वाटर होता है वही आपके रूट्स के काम आता है।